टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाबा। गाइज ऑन डिमांड आज हम ये दूसरा शेयर लेके आ रहे हैं और ये शेयर है आईआरएफसी। ठीक है, आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट बहुत सारे लोगों का ये डिसीजन था कि मैंने कुछ लोगों ने होल्डिंग कर रखी है और कुछ लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या है, जब मैंने बाइंग करने को कहा था तो बहुत सारे लोगों ने अवॉइड किया और अब जो है लास्ट कुछ दिन में 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक दिन 12% और अगले दिन 4.5% की ग्रोथ देखने को मिली थी, बट वो अप्रोक्सीमेट 2 से 3% की ग्रोथ पे बंद हुई है। अब देखते हैं हम शुरुआत से कि आईआरएफसी देखिए बिजनेस क्या क्या करता है। आईआरएफसी जो है फंड करता है रेलवे विकास निगम को, आरवीएनएल को। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बट रिपीट करता हूँ। अगर रेल विकास निगम में कोई भी ग्रोथ होती है, कोई भी उसे प्रोजेक्ट मिलती है, ठीक है, तो उसे फाइनेंस कौन करेगा? सिर्फ आईआरएफसी करेगा। और भी लोग हैं, बट आईआरएफसी मेजर पार्ट है जो उसे फाइनेंस करेगा। जिस वजह से अगर रेल विकास निगम भी ग्रोथ करेगा तो आईआरएफसी भी ग्रो करेगा ही अल्टीमेटली। अब देखिए, आईआरएफसी हैज़ फाइनेंस्ड फ्राइड वैगन्स, पैसेंजर कोचेज एंड प्रॉफिट ग्रोथ है 37.91%। एनपीए जीरो है और करीब 2 लाख करोड़ रुपए इसने आईआरएफसी ने फंड कर रखा है प्रोजेक्ट्स में। आईआरएफसी के बारे में और सिर्फ देखते हैं। अब देखिए कि जो रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल है, उसने AAA दे रखी है, मूडी ने Baa3 और फिच जो रेटिंग एजेंसी है उसने B- दे रखा है। ठीक है, तो AAA बेटर है, सबसे बेटर होता है। इसके बाद जो होता है BBB+, जो भी यूएस की रेटिंग है उसकी AAA थी, उससे घट के ये आई थी। सो अभी आईएफसी जो है क्रिशल की तरफ से एक अच्छी रेटिंग है। मूडी की तरफ से जो रेटिंग है वो एवरेज के बराबर है, क्योंकि Baa3 दे रखी है। और जो फिच की तरफ से रेटिंग है आईआरएफसी को, वो बी नेगेटिव है, तो ये थोड़ा एवरेज से डाउन है। बट दो रेटिंग एजेंसी ने इसे अच्छा खासा रेटिंग कर रखा है। अब गाइस देखिए, जिसने शेयर को होल्ड कर रखा है उन्हें पैनिक में नहीं होना। दूसरी चीज़, जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि फ्रेश बाइंग कब बनाएं और कब तक इसे होल्ड रखें। देखिए गाइज, मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहता हूँ। इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंटली कहीं नोट कर लें या आप सेव कर लें। देखिए, जब भी कोई शेयर भागने लगता है ना, तो पैनिक होकर उस शेयर में पैसा तुरंत ना डालें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई शेयर भागता है, हमारे 10% किसी दिन भाग गया, उसका क्या होता है ना कि पहले का जो वर्क है वो रिएक्शन करता है। मान लीजिए कि आज जो है FIS ने IFC में 10% का भी स्टेक अपना बढ़ाया, तो आज का जो रिएक्शन है वो कल आ जाएगा। अब होता है क्या है ना, कल जब रिएक्शन आता है तो रिएक्शन होने के बाद रिटेलर्स या लोग जो हैं बाइंग करते हैं। अब इसमें होता क्या है ना, मान लीजिए 45 रुपये की चीज़ 55 पहुंच गई। अब 55 से आप बाइंग करेंगे, 55 से वो 58 पहुंच जाएगा। लेकिन अब क्या होगा ना, जो 45 से 58 पहुंच गई तो कुछ लोग तो तब बेच के प्रॉफिट लेंगे ना, और फिर वो शेयर डाउन आएगा और आप लॉस में रहेंगे और आप डिप्रेस्ड भी रहेंगे। आपको लगेगा शेयर मार्केट नेगेटिव चीज़ है, ये है वो है, और फिर आपको बेकार लगेगा। अब गाइस देखिए, मैंने रेल विकास निगम की जिसने वीडियो देखी होगी उसमें मैंने एक बात बताई थी कि सेबी की जो रूल है कि आपको अपनी कंपनी में जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स है उसे 75% से नीचे रखनी होगी। बट आईआरएफसी में मैं प्रमोटर होल्डिंग दिखाता हूँ आपको, अभी भी वो 86 है। जो आने वाले क्वार्टर में ये 86 से 75 जाएगा, अप्रॉक्स 11% कम होंगे। अब जब भी 11% कम होगा ना, इसमें दो बड़े प्लेयर हैं, DIS और FIS। ठीक है, FIS तो कम लेकिन DIS ज़्यादा खरीदेगी। आप देखना DIS जो है अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि जो FIS होता है ना वो थोड़े से जनरली किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते जो थोड़ी सी लोकल हो। अब जैसे IFC है जो थोड़ा सा लोकल है और इंडियन बेस्ड है, इसका बिजनेस अभी बाहर साइड नहीं है, ये है भी तो बहुत कम है। तो IFC का प्रमोटर्स की होल्डिंग आने वाले दिनों में 86 से 75 होगी। इसमें गाइस एक अच्छी बात क्या रहेगी ना, जो शेयर अभी हमें 45 रुपये दिख रहा है वो एक डील के थ्रू, अब जो भी प्राइस तय होती है, हो सकता है 30 हो सके, 35 भी हो सकता है। अगर शेयर्स का जो भी रेट तय होता है तो हमें उस डिस्काउंटेड रेट पे बाई करने का भी मौका मिल सकता है। सो अगर इन फ्यूचर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने की न्यूज़ आती है, पैनिक नहीं होना, ये रूल है, उस हिसाब से होता है। अब चलते हैं गाइस, कुछ फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। देखिए, फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी ने 45 का भी हाई लगाया है और
कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 58,000 करोड़ का है। ROCE 5.32% है, जिस ये जो पूरी चीज़ इंडिकेट कर रही है कि अभी पोटेंशियल है ग्रोथ करने की, क्योंकि ROCE किसी कंपनी का इतना डाउन नहीं हो सकता। ROE 14% है और फेस वैल्यू 10 रुपये है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7% है। डिविडेंड यील्ड 3.11% है। डिविडेंड यील्ड खासतौर पे गाइस देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए डिविडेंड यील्ड एक बोनस की चीज़ होती है, जो उन्हें बोनस देती रहती है। अब हम जल्दी चलते हैं पी रेशियो देखते हैं। देखिए पी रेशियो हाई गई है। अब मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ। देखिए जब भी पी रेशियो हाई होती है ना गाइस, उसके बाद जब पी रेशियो डाउन होती है फिर पी रेशियो हाई होती है। अब जब पी रेशियो हाई है तो डाउन जरूर होगा और फिर से ग्रोथ दिखाएगा। सो पी रेशियो हाई हो, ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और करेक्शन होने के बाद फिर से हाई होने के दोबारा चांसेस होते हैं। इस वजह से शेयर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, बट ये ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। आपको जो एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर 45 रुपये में शेयर 42 रुपये आ जाती है तो ये एक अच्छी खासी गिरावट होती है, क्योंकि 45 में से 3 माइनस करेंगे तो आप 45 में 42 माइनस तो 3 आएगा, जो 3 45 का करीबन 1% से ज़्यादा हो जाएगा, करीबन 2 से 3% तक हो जाएगा। सो थोड़ी चीज़ हमें ये देखनी चाहिए। अब जैसे कि बहुत सारे लोग क्या देखते हैं ना, कि अगर सिर्फ 2000 के शेयर की वैल्यू 1800 आ गई तो वो समझते हैं कि 200 पॉइंट गिर गए, बट अगर आप 2000 की 10% निकालेंगे तो होगी 200 की वैल्यू, ठीक है। तो शेयर में 10% की गिरावट आई है। वहीं अगर आप 20 रुपये के शेयर में सिर्फ 2 रुपये की डाउन देखने को मिलता है तो वहाँ भी कुछ 10% की गिरावट मानी जाती है। अब गाइस प्रमोटर होल्डिंग्स पे तो हमने डिस्कशन कर ली थी। कुछ जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए डिविडेंड यील्ड 3.11% है, ये एक एडवांटेजेस है, प्रोज है। 25.3% CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है 5 ईयर में। डिविडेंड पे आउट 30.7% है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये एक इशू बात है। टैक्स डेटा सिम्स लो, टैक्स में थोड़ा सा ध्यान नहीं है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ये कुछ 3 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब गाइस लेवल्स पे हम चलते हैं। देखिए लेवल्स के हिसाब से मैंने बताए रखे हैं। अगर शेयर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 38 के ऊपर, ठीक है, तो 38 39 के ऊपर अगर शेयर सस्टेन करता है तो ये 48 का तो वैसे टारगेट मान रखा है, और 48 से भी ऊपर अगर चलता है शेयर तो 62 और 64 टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। मिड टर्म के लिए भी मान सकते हैं। लॉन्ग टर्म में 300 प्लस टारगेट है इस शेयर का। लॉन्ग टर्म में गाइस खास तौर कोई टारगेट होता नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म 5 साल भी होता है, 2 साल भी होता है, 3 साल भी होता है। तो आने वाले 3 साल में शेयर 300 की जगह क्या पता 500 भी हो सकता है, बट तब भी एक ये लमसम टारगेट है 300 का जो हो सकता है। अब देखिए गाइस अगर शेयर में गिरावट आती है, ठीक है, और 38 का लेवल टूटता है, इसके बाद जो अगला सपोर्ट शेयर बनाएगा वो बनाएगा आपका 32 का। 32 के बाद जो अगला सपोर्ट है वो 24 से लेके 27 के बीच में है। तो ये मैंने कुछ सपोर्ट्स लेवल बताए हैं, यहाँ पर आप बाइंग बना सकते हैं, और नहीं बाइंग बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं जब अगर मार्केट यहाँ पे हो। बट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो आपको अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। आपको मंडे को ये ध्यान रखना है कि मंडे में गाइस ये वीडियो मैं संडे को बना रहा हूँ, और ये मंडे या ट्यूसडे को आपको मिले तो आप ये देखना है कि मार्केट में अगर ये 38 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, तो आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब देखिए गाइस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने होल्डिंग बना के रखी हुई है, तो जिसने होल्डिंग बना के रखी है वो पैनिक ना हो, वो स्लोली अपना, अगर उन्हें लगता है वो 38 पे दोबारा कुछ क्वांटिटी ऐड कर लें और स्लोली क्वांटिटी ऐड करते रहे। 300 तक का टारगेट रहेगा हमारा, और एक अच्छा खासा पैटर्न भी बन रहा है हमारे इस IRFC में। अगर ये ग्रोथ थोड़ी सी कंटिन्यू ऐसी रही तो एक अच्छा खासा और भी अपसाइड मूवमेंट आएगा। देखिए इस पैटर्न के हिसाब से थोड़ी सी शेयर डाउन आएगी, 38 तक आए या 40 तक आए, और फिर एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बना रहेगा। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके का पैटर्न है, और शेयर मार्केट में हमेशा इस पैटर्न में ही मार्केट चलता है, ना कि कभी पैटर्न में ऐसा चलता है कि हम सीधा जाएंगे। तो गाइस देखिए हमने IRFC में पूरा डिस्कशन किया, IRFC की क्या क्या वैल्यूशन हो सकती है, क्या चीज़ इसका
फंडामेंटल्स है। और गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिट्स ने हाल में एक एमओयू साइन किया है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ साहब से। रिट्स इंडस्ट्रीज ने एमओयू साइन किया है आईआरएफसी के साथ। अब ये आईआरएफसी के साथ जो एमओयू साइन किया है, इसी वजह से हमें ये ग्रोथ देखने को मिली है। ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनती हुई दिख रही है, इस वजह से दिख रही है। तो गाइज आने वाले दिनों में इन्हें और प्रोजेक्ट मिलेंगे, और भी चीज़ें मिलेंगे, तो आपको और भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सो गाइज हमने फंडामेंटल बात किया, कंपनी किस एरिया में काम करती है, कहाँ से क्या करती है, पैसे किसको प्रोवाइड कराती है, किस लिए पैसे उठाती है, और होल्डिंग्स के बारे में बात की कि इसके जो प्रमोटर्स हैं, एफआईआर हैं, होल्डिंग कैसे बनाते हैं। सपोर्ट की बात की हमने, रेजिस्टेंस की बात की, रेजिस्टेंस 48 का है। इसके बाद 48 के बाद ये है 56 और 57 के बीच में थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाएगा, और सीधा फिर 62 और 64 दिखेगा। और गाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि फ्रेश बाइंग वाले लोगों को कब बाइंग करनी है, शॉर्ट टर्म में कब बाइंग करनी है, सब बताया है। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।